सिटीजन चार्टर या ठीक है। तो हम लोगों ने ये इस पे देखा कि ये एक तरह का समझौता है, इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक समझौता है जो दो पहलुओं, दो पक्ष के बीच में होगा। और ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसका कोई लीगल कोई मतलब है, कानूनी बाध्यता, लीगल ऑब्लिगेशन इसके नहीं होते हैं, है ना। कानूनी बाध्यता की बात इसमें नहीं की गई है ना। इसकी क्या है, नैतिक बाध्यता होती, ठीक है। इसके मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें प्रशासन के कर्तव्य क्या है इसको बताया जाएगा, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार या क्या सेवाएं उनको दी जानी है, किस तरह के वस्तु और सेवा की आपूर्ति इनको होगी, इसके बारे में बात होगी। और चूंकि आप जानते हैं कि इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो किसी कोर्ट में नहीं जा सकते अगर वो सेवाएं या जो अधिकार नागरिकों को कहे गए हैं कि आपको ऐसे ऐसी चीजें मिलेंगी और वो प्राप्त नहीं होती हैं, तो आप उसी संगठन में, जिस संगठन ने ये वादा किया है, उसके फैसिलिटेशन काउंटर में जाकर के और समस्या का समाधान हम करा सकते हैं। इसकी शुरुआत कहां पर हुई है, तो यूके में हुई है, आप जानते हैं। और जॉन मेजर एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 1991 से इसकी शुरुआत की, ठीक है। तो यह है इसका एक सामान्य समझ जो हमको देखते हैं। ये जानना है, जब ये बना तो इस पर क्लेम किया गया, इस पर बातें होने लगी कि ये शायद कुछ ऐसी चीज है जिसमें हम देखते हैं कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, या ये क्या सिर्फ नागरिकों के शिकायत निवारण का एक मैकेनिज्म, तंत्र है। इस तरह की बात इसमें हुई कि क्या नागरिकों के शिकायतों को दूर करने का एक तंत्र मात्र है ये बातें हुई, है ना। तो जब ऐसी बात हुई तो इसमें यह कहा गया, सुधारने के लिए बात कही गई कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, और कहीं ये इससे ज्यादा बड़े स्तर पर एक बड़ा प्रस्ताव है पूरा सुधार का, और एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आदर्शात्मक डॉक्यूमेंट जिससे कुछ लीगल वैल्यू होता है। जैसे आप संसद में कुछ बात कह देते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य या प्रधानमंत्री, तो वो एक तरह से करना पड़ता है ना, एक तरह से प्रतिबद्धता हो जाती है। तो जैसे कार्यपालिका तो बहुत कुछ बात बोल देती है, तो लोगों में बिलीव नहीं आता है, पता नहीं मंत्री बोल रहा है या प्राइम मिनिस्टर, तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर श्वेत पत्र जारी करके आप बात कहते हैं तो आपके ये कानूनी कमिटमेंट एक तरह से हो जाते हैं, तो ये तय होता है कि ये काम आप करेंगे ही करेंगे। तो जॉन मेजर ने 1 साल के बाद यानी 1992 में एक श्वेत पत्र जारी किया और समझाया कि भाई इसको हल्के में मत लो, ये जो व्यवस्था है ये कोई सब शिकायत निवारण की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, और इसमें कई पहलू शामिल हैं। तो इसको ढेर सारे शब्दों के आधार पर, है ना, समझाने का प्रयास किया उन्होंने। ऐसे कुछ सेमिनल वोकैब्स, कुछ वर्ड्स लिए गए और ये कहा गया कि इसमें कुछ चीजें दिखाई देती है ना, और समझाया एक एक शब्द के आधार पर जो अपने आप में सांकेतिक सेमिनल ये वर्ड्स हैं। जैसे इससे सूचनाएं बढ़ेंगी, सूचना का आदान प्रदान होगा, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, लोगों की सलाह ली जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, सलाहकारिता बढ़ जाए, कंसल्टेटिव हो जाए। और नागरिकों की सलाह पर अगर भविष्य की हम योजनाएं चलाते हैं तो पैसे भी कम खर्च होंगे, जिसको हम कहेंगे कि अच्छे संसाधन प्रबंधन इससे होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा होगा, संसाधन प्रबंधन इससे अच्छा हो जाए। एक्जैक्टली जो शब्द यूज किया गया व्हाइट पेपर में वो है वैल्यू फॉर द मनी, वैल्यू फॉर द मनी, है ना, द्रव्य के लिए मूल्य, ठीक है, वैल्यू फॉर द मनी। और इसमें यह हुआ कि पैसे का सही तरीके से हम प्रयोग करें। जैसे हम टैक्स लगा करके नागरिकों से पैसे अगर कलेक्ट करते हैं और उनसे पूछ करके उसका प्रयोग करें, तो उसका एक एक पैसे का सही इस्तेमाल होगा। वैल्यू फॉर द मनी का मतलब ये हो कि पैसे के महत्व को समझना, ये हम करने लगते हैं। एक्जैक्टली इसमें एक फैसिलिटेशन काउंटर खोला जाना था, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी बैठे, उच्च स्तर के अधिकारियों के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, नागरिकों के साथ उनका पहली नजर में इंटरेक्शन होगा, तो समस्या का समाधान भी तुरंत हो सकता है। तो भूतकाल की गलती में सुधार, भूतकाल की गलतियों में, है ना, गलतियों या त्रुटियों में सुधार के लिए बातें इसमें की जाती है ना। एक तरीके से रिफॉर्म प्रपोजल अपने आप में यहां दिखाई देता है। और अगर हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं पैसे का, तो न सिर्फ इसका महत्व समझते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी के साथ अगर आम नागरिकों की समस्याओं को डील करने के लिए कहा जाता है, तो आप देखे होंगे यहाँ पे भी किसी संगठन के उच्च स्तर के अधिकारी थोड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। पुलिस में जाएंगे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी, आईजी तो कॉफी भी बना के भी पिलाएंगे आप, है ना। डीजीपी से मिलने जाओगे तो प्यार से बात करेंगे बैठा। लेकिन अगर चुलबुल पांडे के रैंक पे गए आप, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, तो नीचे बहुत आपको फीलिंग हो जाएगा कि पुलिस होती क्या है। या किसी बैंक के क्लर्क से अगर इंटरेक्शन आपका होगा तब, और बैंक के मैनेजर से होगा तब, मैनेजर हम्बल तरीके से बात करेगा अच्छे से, क्लर्क जो है वो साबित कर देगा कि वो सच में क्लर्क है ना। और आपको जो भी मिसबिहेव का सामना करना पड़ सकता है, तो ये बात, इसलिए आप बहुत जल्दी ना दिखाइए। नीचे के लोगों से बात करिए तो बहुत पेशेंटली बात करिए, गंभीरता से बात करिए, है ना। बैंक में जाओगे कोई काम कराने के लिए और ऐसे ऐसे करते रहोगे कि जैसे मेरा देख लीजिए, तो गेट बंद करके बाहर निकल जाएगा। टेलर काउंटर जो होता है ना, बंद करके चलेगा बाहर, 10-10-15 मिनट में आपको देखेगा और चैनी खैनी खाता रहेगा। देखिए आप पे क्या असर पड़ रहा है, तभी तो क्लर्क लेवल पे। बैंक मैनेजर के पास जाओगे तो वो निकल के खुद ही काम करके आप दे देगा, चाय भी पूछेगा, चाय भी पिलाएगा। दोनों के व्यवहार में फर्क है। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एडमिनिस्ट्रेशन करता है अगर हम उच्च स्तर के अधिकारी से समस्या का समाधान करवाते हैं। सिंपैथी, एम्पैथी, है ना, ये भी हमें देखने को मिलती है। इसमें जो एक बहुत जरूरी पहलू है वो उन्होंने समझाया कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हम करते हैं, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण इसमें हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन इसका अपना महत्व है। स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिकली 3 चीजें हम लोग देखते हैं, 3 बातों पर ध्यान देते हैं। जो भी सेवाएं दी जानी है उसकी मात्रा क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, और कितने समय में हम उसे देने वाले हैं। जैसे अगर हम कहें ऐसा
कि कोई खाद्यान्न आपूर्ति का मंत्रालय है, वो ये कहे कि हम अनाज की आपूर्ति करेंगे, है ना, तो कोई बहुत फायदेमंद नहीं हुआ बात, है ना। खाद्यान्न आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। हम मॉनिटरेबल टारगेट्स नहीं मिले हमें, हम कैसे आलोचना करें। आप जब भी बोलोगे कि नहीं मिला अनाज, तो भाई मिलेगा, मिलेगा, होगा, किया जा रहा है। लेकिन जब ये क्लेम कर दिया जाए कि इस तरह की क्वालिटी का अनाज इतने मात्रा में और इतने समय में दिया जाएगा, जैसे बासमती चावल, है ना, इतना टन एक जिले में 15 दिन में दे देंगे, अगर हम क्लेम करते हैं, तो ये कैसे टारगेट हो गए, मॉनिटरेबल हो गए, मेजरेबल हो गए, मापने योग्य हो, मेजर करने योग्य हो, मॉनिटरेबल, परिवीक्षण योग्य हो। और नागरिक अब कह सकते हैं कि देखिए आपने कहा था 15 दिन में मिलेगा, 16 दिन है, आज 16वां दिन नहीं मिला। आपने कहा था बासमती चावल है, घोड़े वाला चावल मिल रहा है, कुछ खराब घटिया क्वालिटी का कुछ मिल रहा है, तो हम आलोचना कर सकते हैं। आलोचनाएं आकर्षित तभी होंगी जब हम जो भी सेवाएं दे रहे हैं, इसकी मात्रा, गुणवत्ता और समय, इस तीनों को हम डिफाइन कर लेंगे, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये सारे पहलू जो हैं, ये 6 पॉइंट्स उन्होंने समझाए और बताया कि भाई इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये फिलॉसफी है ना, दर्शन है या महत्व है, या अगर हम कहें कि क्या प्रासंगिकता है इसकी, सिटीजन चार्टर की, क्यों हम इसको चला रहे हैं, इससे क्या ऐसा हो जाएगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसमें ये सारे पहलू ध्यान में रखना है। तो ऊपर एक टाइटल दे दीजिए, यहाँ जहाँ ये डायग्राम बनाए हैं उसके ऊपर, सिटीजन चार्टर का महत्व ऑब्लिक प्रासंगिकता। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, 25 डिग्री करिए। महत्व ऑब्लिक प्रासंगिकता ऑब्लिक दर्शन, फिलोसफी। दर्शन क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे का कारण क्या है। दर्शन में क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास। जब आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन का क्या दर्शन है, आप आईएएस बन के ऐसा क्या कर ले जाएंगे लाइफ, तो आपके कुछ सोच होगा, कुछ अप्रोच होगा, क्यों आप बन रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो आपके कुछ अपने विचार हो सकते हैं, किसी दूसरे के अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, इस बात को हम जानते और समझते हैं। चलिए लिख दीजिए, प्रासंगिकता या महत्व या दर्शन, उसमें पॉइंट्स में डालिए। पॉइंट्स डालने से पहले कुछ लिखिए। जॉन मेजर के द्वारा, जॉन मेजर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जॉन मेजर के द्वारा 1992 में, 1992 में एक श्वेत पत्र जारी करके यह जानने का प्रयास किया गया कि वास्तव में नागरिकों का फीडबैक सिटीजन चार्टर के लिए सही है या नहीं। जॉन मेजर ने यह स्पष्ट किया कि सिटीजन चार्टर कोई शिकायत निवारण का प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का एक मसौदा है, प्रस्ताव है। इसके क्रियान्वयन से शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला, सिटीजन चार्टर को लागू करने से सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार में बढ़ता है और पारदर्शिता का विकास होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें सुविधा काउंटर होते हैं। अभी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या मैकेनिज्म का, मॉडल क्या है। इसमें सुविधा काउंटर, फैसिलिटेशन काउंटर होते हैं, जहां नागरिकों ऑब्लिक ग्राहकों से सलाह व परामर्श भी लिए जाते हैं। अतः यह प्रशासकों में सलाहकारी शैली का विकास करता है ना, कंसल्टेटिव स्टाइल, सलाहकारी शैली
का विकास करता है। तीसरा, नागरिकों के सलाह पर भविष्य की योजनाओं को चलाने से संसाधनों का प्रबंधन बेहतर हो जाता है, क्योंकि इसमें कम खर्च पर अधिक से अधिक भूमिका संपादन पर बल दिया जाता है ना। नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर को लागू करने के उपरांत सुविधा काउंटर में उच्च स्तर के अधिकारी पदस्थापित होते हैं जो शिकायतों के निवारण का कार्य करते हैं। उनके पास निर्णय निर्माण करने की सत्ता होती है। अतः पहली नजर में ही समस्या का समाधान हो जाता है। इस प्रक्रिया से भूतकाल की गलतियों त्रुटियों में सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, चूंकि सुविधा काउंटर में उच्च स्तर के पदाधिकारी होते हैं जो सामान्यतः नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं। इस पद्धति से प्रशासन की छवि नागरिकों के समक्ष सहानुभूतिपूर्ण बन जाती है, सिंपैथेटिक बन जाती है। नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर नागरिकों को गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाने वाली सेवाओं की मात्रा, क्वांटिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी और समय, टाइम, तीनों को ठीक प्रकार से परिभाषित करता है। पैराग्राफ छोड़ करता है। अतः सिटीजन चार्टर सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन का एक प्रस्ताव है और यह सरकार में बड़े सकारात्मक बदलाव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए साहब, समझिए कि कल से लेकर आज तक आपने देखा, कल के अंतिम कुछ पल और अभी, कि भाई सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। इट्स अ कंप्लीट प्रपोजल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन द गवर्नमेंट, एंड इट्स आइडियल फॉर्मेट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ये काफी डिटेल से आपने बात समझा कि कैसे ऐसा कर सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली हमें ये समझना है कि जो ब्रिटिश मॉडल है वो कैसे इस पे काम करता है, उनका मॉडल कैसे हिट हो रहा है, चल रहा है। जैसे ये कोई संगठन है, मान लीजिए, वहां पे तय किया गया है कि सभी संगठनों से रिलेटेड जो सुविधा काउंटर होंगे, फैसिलिटेशन काउंटर, वो वीआईपी क्षेत्रों से दूर रखे जाएंगे। जैसे उनके मान लीजिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां पे प्रधानमंत्री का आवास है, उनके कार्यालय भी है, ऐसे ही नकल पे हमारे यहाँ 10 जनपद जैसा चीज सोचा गया था। तो एक्जैक्टली यहाँ से दूर हटके
कहीं ऐसे जगह पे जहां पे मेट्रो ट्रेन ट्यूब ट्रेन आती हो, और वहां पे हम लोगों ने इसके लिए कोई छोटा ऑफिस ऐसे बनाने का सोचा, जैसे इसको क्या कहेंगे, फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन काउंटर। नाम रिसेप्शन नहीं है, रिसेप्शन बोलते हैं तो रिसीव करने वाला होगा, समस्या को रिसीव करेगा, ऐसा नहीं है कुछ। या मे आई हेल्प यू, हम लोग आइडियल टाइप का नाम वाम लिखते हैं, ऐसा फैसिलिटेशन कंप्लीट सॉल्यूशन ये देगा। तो आप इसको सुविधा काउंटर, सुसाध्यीकरण का काउंटर, सुविधा काउंटर, सुकरीकरण का काउंटर, कुछ भी समझ सकते हैं। ऐसा कार्यालय बनाया गया जो उनके वीआईपी क्षेत्र से दूर, जहां पे लंदन के ट्यूब ट्रेनों का जो एग्जिट है, हमारे यहाँ बात करें तो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से दूर हटके जहां सेंट्रल सेक्रेटरिएट का एग्जिट है, इस तरह से वहां पे यहाँ पे हमें नकल खूब करते हैं हम लोग किए। यहाँ पे थोड़ा उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, और जब यहाँ कोई नागरिक आता है ना, कोई शिकायत को लेकर के अगर यहाँ पहुंचता है तो उसके शिकायतों का निवारण हम लोग जल्दी से जल्दी करें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनके यहाँ ये बहुत सुपर हिट है, अच्छा चल रहा है। इसके पीछे कारण है, एक स्कीम वहां पे चलाई जाती है जिसको चार्टर मार्क अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये एक अवार्ड दिया जाता है जो वहां के अधिकारियों के लिए होता है, ठीक है। और खूब भर भर के पैसा एक तो देते हैं, पैसा अच्छा खासा देते हैं। भारत के लोग आदर्शवादी होते हैं, तो भर्ती करते समय तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्यों आना चाहते हैं सिविल सेवा में, तो ऐसा कल्याण वैसा कल्याण। ये उसके बाद जब पकड़े जाते हैं एजेंसियों के द्वारा तो देखिए नोट गिनते गिनते मशीनें थक जाती है ना, ये दोनों में अंतर है बहुत ही ज्यादा। तो एक्जैक्टली ये नहीं सोचना चाहिए कि लोक सेवा का काम करने में पैसे का क्या काम है। पैसा जरूरी चीज है, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति और समस्याओं का समाधान कर देता है, तो एक हद तक वो ठीक है, और उसको लेने के लिए भी बात करनी चाहिए। भारत में भी ऐसा नकल किया गया, हम आएंगे भारत पर, पैसा उसमें कम देते हैं इसी सोच के आधार पर कि लोक सेवा में आए हो तो पैसा का क्या काम है ना। तो ये है, तो सब कुछ तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। अगर मान लीजिए अच्छा खासा पैसा देते हैं कोई अवार्ड में, अच्छा काम करके टैक्स दिया हुआ कोई अधिकारी मर्सिडीज खरीद लेता है तो क्या दिक्कत है, उसमें भी चलेगा, उसका मन नहीं है। नहीं तो बेनामी प्रॉपर्टी खरीदेगा, दूसरे नाम पे मर्सिडीज खरीदेगा, कहेगा मेरा नहीं, तो घूमेगा उसी पे, है ना। तो ये तो ठीक नहीं है। एक तो पैसे भी खूब देते हैं, प्लस है ना खूब प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे उनके यहाँ उनका जो नेशनल न्यूज के लिए है और टेलीविजन, उस दिन पूरे जिस दिन अवार्ड दिए जाएंगे पूरा सेलिब्रेशन कंट्री में होता है, जैसे ऑस्कर एकेडमी अवार्ड बनाया जाता है या नोबेल पीस प्राइज जैसा मनाया जाता है, ये कुछ इस तरह का है। जैसे आप देखते होंगे हीरो हीरोइन सजे धजे रोल्स रॉयस में रेड कार्पेट वेलकम ऐसे होते हैं, ऐसे अधिकारियों को सजा धजा कर लाते हैं। और प्रधानमंत्री उनका गाड़ी खोलते हैं, आइए सर आज आपका दिन है, और उनका हाथ पकड़ के स्टेज पर ले आते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हाथ पकड़ के जुमाते हैं, जिंगल्स बजते हैं, उनके नेशनल एंथम बजते हैं साथ। अच्छा लगता है, अधिकारी को नेशनल हीरो बना दिया जाता है एक तरह से। ऑटोग्राफ लेने के अधिकार, पब्लिकली कुछ बोलने के अधिकार दे दिया जाता है, कंडक्ट रूल है, आप बोल नहीं सकते बहुत सारी बातें विकास के बारे में, अच्छा पूरा वहां पे ऐसा करने का राइट्स हो जाता है अधिकारियों, तो थोड़ा मन लगता है ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ नकल हुआ है। 21 अप्रैल को हम लोग भी प्रधानमंत्री का पुरस्कार मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई बहुत प्रचार प्रसार ऐसा नहीं होता, बहुत हम इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम बहुत पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अधिकारी हमारे लिए अच्छा करें। क्यों करेंगे भाई? दिक्कत सिस्टम को चलाने की व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है, वो ये। इनकी खूबी और भी है कि अवार्ड कितने लोगों को देंगे या कितने संगठनों को, ये पहले से तय नहीं होता है, किसी को मिल सकता है बल्कि सबको मिल सकता है। ये एक इंडेक्स बनाते हैं, एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं चार्टर मार्क इंडेक्स, एक सूचकांक बनाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे शिकायत निवारण, कौन कौन सा अधिकारी है जिसने शिकायतों का निवारण किया, कितने अधिकारी हैं जिसने ये जो निवारण है ये पहली नजर में ही कर दिया, प्राइमा फेसाई। ये दोनों दो तरह की बातें हैं, एक ही नहीं। एक तो किसी ने मेल भेजा, चिट्ठी लिखा, उसको नागरिक को कोई दिक्कत है और आपने उसको दूर कर दिया प्रॉब्लम, नहीं तो ये है। एक ये है कि पहली बार में ही वो आया भौतिक रूप से फिजिकली, और आपने देन एंड देयर मैन ऑन द स्पॉट जो भी था उसने वहीं का वहीं समस्या का समाधान कर दिया। ऐसा कितनी बार? तो यहाँ पे क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल एट वन गो, पहली नजर में ही प्राइमा फेसाई समस्या का समाधान हमने कितने किए, एक तो ये है। और एक दूसरा, तीसरा हम ये देखते हैं कि संगठन कोई अगर है तो कितने उच्च स्तर के अधिकारी को पदस्थापित करके रखा है, उच्च स्तर के अधिकारी है ना, शिकायत निवारण के कार्य में है कि नहीं है, क्या ये निचले स्तर पर डील हो रहा है या हायर लेवल पे। देखने लायक बात है, जितना ऊपर है उतना ही इस पे अंक मिलेंगे। ये भी देखने लायक है कि आप नागरिकों से सलाह लेकर के और कितना अपने भविष्य के कार्यक्रमों में उसे लागू कर देते हैं, मतलब आपका नेचर कितना कंसल्टेटिव है, सलाहकारी आप हैं कि नहीं है, सलाहकारी शैली अधिकारियों की है या नहीं है, ऐसे आप बैठते हैं सुनते नहीं हैं। ये कुछ पॉइंट्स निकाले जाते हैं वहां पर ऐसे अवार्ड देने के लिए। कोई प्राइम मिनिस्टर की कमेटी डील नहीं करती है जिसमें ये एक तरह की संभावनाएं या खतरे छुपे हुए हैं कि राजनीतिक आधार पर हेराफेरी भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीटली मेरिट सिस्टम के आधार पर, योग्यता के आधार पर होता है, और इसके लिए न्यूमेरिक ग्रेडिंग रखी गई है। न्यूमेरिक ग्रेडिंग हमने की है, और 1 से 10 का स्केल है ना, नंबर दिए जाते हैं, 1 नंबर मतलब 0 नंबर, 1 इज इक्वल टू 0। जब स्केल रखा जाता है तो इसी तरह का 10 इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो यहाँ से यहाँ होगा। और जिस अधिकारी को या संगठन को एवरेज मार्क्स मिल जाता है, मतलब 5 नंबर से ज्यादा अगर सभी में है तो क्या है, या 5 नंबर है तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं चार्टर मार्क के पुरस्कार के लिए, और उसको इतना इज्जत देते हैं, तो जान लगा के मन लगा के काम करता है। नए अधिकारी जो देखते हैं इस प्रोग्राम, उनको लगता है अगले साल मैं करूंगा, इस बार ये कर लिया, अगले साल मैं करके दिखाऊंगा, है ना। ऐसा है जैसे शिकायत निवारण, आपके पास 10 लोगों ने शिकायत भेजा, क्या 10 में 10 सॉल्व कर दिया आपने, 10 में 10 किया तो 10 नंबर मिल जाएगा, 5 किया तो 5 नंबर, है ना। ऐसा पहली बार में ही 20 लोग आपके पास आए और आपने क्या किया, एक का भी नहीं किया, तो 1 नंबर इज इक्वल टू 0 मार्क्स। आपने 20 लोग आए, पहली बार में 10 लोगों का सोल्यूशन किया, 5 नंबर, ऐसे नंबर मिलते हैं। और बहुत हाईएस्ट हायरार्की पे आपने लोगों को रखे तो 10 on 10 आपको मिल सकते हैं। बहुत सलाहकारी शैली के साथ काम किया, 10 लोगों ने सलाह दिया, 10 का 10 लागू कर दिया, 10 मार्क्स। तो ऐसे अगर आपको नंबर अंत में जोड़ देते हैं और अगर आपको मार्क्स मिल गए ठीक ठाक एवरेज प्लस, तो सभी पॉइंट्स पे, तो आपको इसके लिए सेलेक्ट कर लिया और पुरस्कार मिलता है। तो उनके किसी को पता नहीं रहता है कि मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिले। अगर आप नंबर फिक्स कर देते, कितना अच्छा फिलॉसफी। अगर आप ये कहते हैं कि 1 लोग को मिले या 5 व्यक्ति को मिलेगा, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे इंडिया में पीसीएस वाले मानते ही नहीं कि मेरा कुछ होने वाला है। आईएएस के रहते हुए प्राइम मिनिस्टरियल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 21 अप्रैल को हम लोग देते हैं, वो पीसीएस अधिकारी पहले ही सरेंडर हैं, हमें नहीं मिलने वाला है, पता है। वो डीएम एंड अबव, तो आईएएस लोग जाने, बाकी सब डिमोटिवेट हो जाता है। इवन आईपीएस को नहीं मिल रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने बड़े देश में इतनी उच्च स्तर की सेवाएं हैं और आप ये 10-15 लोगों को अगर अवार्ड देंगे तो आप कितने इतने बड़ी सिविल सेवा को मोटिवेट कैसे कर पाएंगे अच्छा काम करने के लिए? तो फिर वो रिश्वत के आधार पर ही काम करते रहेंगे, है ना। अच्छा कुछ नहीं तो हल्ला कर दीजिए, प्रचार कर दीजिए, कुछ भी तो हो जाए, है ना। हमारे यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, अभी आते हैं इंडिया में, अभी पहुंचे नहीं है, अभी सब ब्रिटेन में ही बात हो रही है, ठीक है। ये सारे मॉडल्स वहीं के हैं जिसके बेसिस पर वहां पे बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है धूम धड़ाके से। लिख दीजिए टाइटल से, सिटीजन चार्टर का ब्रिटिश मॉडल, सिटीजन चार्टर का ब्रिटिश प्रतिमान। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। पहला, ब्रिटेन में यह लगभग सभी संगठनों के स्तर पर सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन हुआ है। दूसरा, वहां वीआईपी क्षेत्रों से दूर जहां आम नागरिकों की आवाजाही होती है, वहां सभी संगठनों के प्रतिनिधि संगठन बनाए गए हैं जिसे फैसिलिटेशन काउंटर, सुविधा काउंटर कहते हैं। फैसिलिटेशन काउंटर कहते हैं जहां से कोई नागरिक संबंधित विभाग, मंत्रालय मत लिखिए, वहां नहीं होता है, संबंधित विभाग की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वहां सिटीजन चार्टर की सफलता का प्रमुख कारण चार्टर मार्क योजना है, चार्टर मार्क योजना है जिसके तहत अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं, एबीसीडी करके डाल दीजिए। इस योजना की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला, एबीसीडी या डॉट डॉट सब टाइटल देते हुए कर दीजिए कुछ ऐसे। निम्नलिखित हैं, पहला, यह एक सूचकांक पर आधारित होती है, इंडेक्स पर आधारित होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी अधिकारी ने पहली नजर में कितनी समस्याओं का समाधान किया तथा पहले से सूचित कितनी समस्याओं का समाधान किया, एक तो है कि पहली नजर में, पहली बार में कितना सॉर्ट आउट कर दिया, डिस्पोजल। दूसरा है कि कोई पहले से इंफॉर्मेशन है और अब कितना समाधान किया, तथा कितने उच्च स्तर के अधिकारी ने आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया। साथ ही क्या अधिकारियों ने नागरिकों के सलाह पर कार्य किया है। एबीसीडी में ही अगला पॉइंट, 1 से 10 तक के स्केल के माध्यम से
1 से 10 तक के स्केल के माध्यम से सभी उपर्युक्त बिंदुओं पर अंक दिए जाते हैं। सभी उपर्युक्त बिंदुओं पर अंक दिए जाते हैं और औसत अंक लाने वाले संगठन ऑब्लिक अधिकारी को चार्टर मार्क के पुरस्कार के लिए चयनित कर लिया जाता है। चार्टर मार्क के पुरस्कार के लिए चयनित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, इस पुरस्कार को बड़ा मीडिया कवरेज देते हुए बड़ी धनराशि के साथ मान सम्मान अधिकारियों को दिया जाता है। पैराग्राफ छोड़कर परिणाम स्वरूप यह ब्रिटेन में अत्यधिक सफल है ना। तो ये सब इनके मॉडल हैं जिसमें आपने देखा इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे ये सफल हो रहा है। अब हमारे प्यारे भारत की कहानी कैसी होगी, आप कुछ तो अनुमान लगाए होंगे और बिल्कुल सही अनुमान आपका साबित होगा। इंडिया में इसकी स्थिति क्या है, तो हम लोग नकल तो करते ही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये कैसे आया? सबसे पहले 1996 में अखिल भारतीय स्तर पर चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस हुआ, मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ, जिनको आप पढ़ चुके हैं। आप जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे तो आपको विदेशों में बहुत भेजा जाता है, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, ऐसा वैसा, उनका सिस्टम देख के आओ, ये देख के आओ। तो आपको क्या बाहर की चीजें, दुनिया की बातें आपको पता होती है। तो जब भी मुख्य सचिव का सम्मेलन होता है तो कैबिनेट सचिव अध्यक्ष होता है, आप उसको भी पढ़ चुके हैं। वहां तो पहली बार 1996 में बात की गई कि हमारे यहाँ भी सिटीजन चार्टर होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में है। महाजनों यह नहीं सपन था होगा, हम लोग जरूर चाहते हैं कैसा हो। भारत आदर्शात्मक समाज है, अच्छी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है। इसको सम्मेलन बुला के अच्छी बड़ी बातें करना एक्चुअल में शायद नहीं है, या उसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन बातें बहुत करता। तो ऐसा हुआ, उससे तो डिसीजन होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर तो यहाँ बैठा नहीं है, डिसीजन तो टॉप पे होगा। और 1 साल के बाद 20 मई 1997 को ऑल इंडिया चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती है ना। इस सम्मेलन में अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और पीएम थे आई के गुजराल, है ना, इंद्र कुमार गुजराल। और जैसा कि आपने सूचना के अधिकार में देखा, उन्होंने एचटी सॉरी कमेटी बनाई थी, तो फिर से उन्होंने काम किया और बड़े कम समय के लिए रहे, लेकिन लाल किले की प्राचीर पे जाने का मौका उनको मिल गया। 15 अगस्त उनको मिला मौके। और हर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कुछ बड़ा बात करना चाहता, कुछ सुधार बदलाव कुछ ऐसा। और चूंकि सब गठबंधन के दिन थे, दिन गड़बड़ थे, चुनाव जीतना चाहते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनको लगा कि सुधार के प्रस्ताव करने से लोग वोट दे देंगे और चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं भारत के लोग इतना आसान तो है नहीं। सुधार करिए, काम करिए, वो तो एक पक्ष है, और भी आपको बहुत कुछ आना चाहिए तब आप चुनाव जीत पाएंगे, वरना यहाँ पे आसान नहीं है। यहाँ का पॉलिटिकल एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है ना। यहाँ क्या चाहिए होता है, ना मैं आया हूँ ना मैं भेजा गया हूँ, तब होता है एटीट्यूड, है ना। आसान नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, इसको कल्चरल इंटेलिजेंस, इसको कॉग्निटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बहुत एकदम भरपूर होना चाहिए पॉलिटिशियन में, तब संभव है, ठीक है, वरना बड़ा मुश्किल है। तो खैर जो भी हुआ, उन्होंने इसके लिए कहा कि हम करेंगे। और 20 मई बहुत कम टाइम है, लगभग मई खत्म है, ठीक है। और एक्जैक्टली 26 मई तक वो चला मीटिंग, और 26 मई ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, 4-5 दिन बचा है जब अंतिम डिसीजन हुआ। और तब से लेकर 15 अगस्त, मतलब 3.25 महीने का समय लगभग, मई खत्म ही हो गया है, जुलाई और उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त आधा दिन। तो इतना कम समय में ही हमने ये प्रयास कर लिया, ठीक है। और एक सुधार के लिए प्रस्ताव और भारत में लागू हो गया, उसका नाम है सिटीजन चार्टर। और 15 अगस्त 1997 से ही क्रियान्वित हो गया, ठीक है। ये हमने ऐसा कर लिया, ठीक। अब ये जो लागू हुआ है हमारे यहाँ कैसा है, हमने नकल तो बहुत भयंकर किया हुआ है, नाम भी वही अपना लिया। दुनिया के बहुत सारे देश इसको अपनाए हैं, नाम बदल के अपने अपने हिसाब से। जैसे फिलीपींस में इसको कहा जाता है सिटीजन नाउ नॉट लेटर, सिटीजन फर्स्ट, उसके नाम से। सिंगापुर में इसको सिंगापुर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट के नाम से जानते हैं, वो चला रहे होते हैं ना। कोई कैसे। जैसे मलेशिया में मैम्पू नाम की एक संस्था बनी, मलेशियन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट यूनिट, जो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नाम से चलाती है। हम लोग सीधे नकल कर लेते हैं, लाओ एकदम सिटीजन चार्टर, ऐसे ही नाम हमने ले लिया, कुछ इधर उधर नहीं किया, भारतीय नाम। कोई बदल भी सकते थे, अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे, नकल कर ले। और ये कहा कि हमारे यहाँ होगा जल्दी में, आनंद फानंद में हमने 2.5-3 महीने में कुछ मंत्रालयों विभागों में और कुछ पीएसयूज में लागू करके एग्जीक्यूटेड। क्योंकि विकासशील देशों में जो पॉपुलर पॉलिटी है, लोकप्रिय राजनीति, उसको बोलना ज्यादा होता है, उतना अच्छा करना होता है। और हमेशा रिफॉर्म सच में रिफॉर्म करने के लिए नहीं होते, रिफॉर्म दिखने चाहिए इसलिए होते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी कमियों को ही ज्यादा पढ़ेंगे आप, और उसी से सवाल भी मिले। आरटीआई पढ़ेंगे, कमी पढ़े, आगे जो पढ़ेंगे लोकपाल पढ़ेंगे, कमी पढ़े, अभी भी कमी ही पढ़ रहे हैं, है ना। कमियां, चुनौतियां यही ज्यादा हमारे यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पे वीआईपी क्षेत्रों से दूर हटके, जहाँ पे जैसे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, रायसीना हिल्स, वहां से हटके फैसिलिटेशन काउंटर बनाया गया, लेकिन कंप्यूटर होगा, धूल फांकता होगा, निम्न स्तर के चपरासी, कर्मचारी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, क्लर्क चपरासी, इसी लेवल के व्यक्ति को बैठा दिया। उच्च स्तर का कोई नहीं है। अगर आप शिकायत करने चले ही जाएंगे तो कुछ ऐसा कागज वागज देगा लिखने के लिए, लिखते समय कागज ही फट जाए। और जब आप देंगे शिकायत लिख के, तो उसको ऐसे रखेगा मनमाने स्वभाव से कि आपको बिलीव नहीं होगा
कि ये सच में शिकायत रजिस्टर हुआ कि नहीं, मतलब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसा यूपीएससी का फॉर्म भरने में भी होता था एक जमाने में। अब तो फॉर्म भरते ऑनलाइन पीटी का चला जाता है। हमारे जमाने में प्राचीन काल में कैसा होता था कि ओएमआर सीट भरना होता था, फॉर्म निकलता था तो ओएमआर सीट आता और उसको भर के देना होता। तो बच्चे एकदम खूब उसको संभाल के रुमाल रुमाल रख के कि कहीं वो एकदम से एक दाग धब्बा ना लग जाए, जो बोला है वो दिख जाए स्कैनर को, तो पता चला रोल नंबर नहीं आया। और यूपीएससी को तो आप जानते हैं, पास उस कराने से मतलब फेल कराने से मतलब पहले फॉर्म पर 50 है तो यहीं चलो फेल हो जाओ, चलो तुम नहीं दे पाओगे, तुम्हारा ये गड़बड़ था, ऐसा था, तुम पीटी फेल हो जाओ, तुम ऐसा हो जाओ, यही उनका काम है। छठवीं रिट्रीचमेंट आपको बताया था कि लोक सेवा आयोगों का नेचर कैसा है। तो वहां पे भी जब हम लोग देते थे इतना श्रद्धा के साथ कि सर, तो ले कैसे वहां पे काउंटर बैठे करते फैसिलिटेशन काउंटर वाले, वो कहाँ गया तो हो गया जब, हाँ जाओ 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 जाओ, इसी तरह का व्यवहार उसमें भी लिखा है ऊपर फैसिलिटेशन काउंटर, और स्वभाव एकदम क्या है लठमार काउंटर वाला है, ठीक है। अब जाएंगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा मेन गेट पे, तो वो तो तब खुलेगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। कॉर्नर वाले इधर चाट वाट का कुछ मिलता है, खूब चाट इधर मिलता है। तो 26 नंबर की बस है ना, शाहजहां रोड और यूपीएससी, ये सब आपके भी जहन में होगा, ठीक है। तो इसी तरह का हमारे यहाँ पैटर्न रहा। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कोई बहुत प्रयास नहीं किए, हमने कोई डिजिटलाइजेशन बहुत नहीं किए कि अगर सूचनाएं नागरिकों को देनी है तो पहले सारी सूचनाओं को एकत्र कर लें, कंप्यूटराइजेशन कर लें, तब जाके इसको लागू करें। हम ऐसा नहीं करते। हमने नकल किया कि चलो वो चार्टर मार्क चलाते हैं तो हम क्यों चलाएं। मनमोहन गवर्नमेंट ने एक और रिफॉर्म करते हुए 2007 में हमारे यहाँ 21 अप्रैल को, जिस दिन हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, जिस दिन फाउंडेशन रखा गया सिविल सेवा का हमारे यहाँ, उस दिन प्राइम मिनिस्टरियल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार, बड़ा लंबा चौड़ा पुरस्कार। पैसा कितना देते हैं? 1 लाख मात्र, है ना। और वो भी किसको? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एबव आईएएस ऑफिसर्स को हम ये अवार्ड दे रहे हैं। जैसे 2007 में पहला जो दिया कर्नाटक के एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी मिस्टर राजीव चावला को, कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपए। ये इतने पैसे हैं जितने उनके बच्चे नाश्ता खाने में उड़ा देते हो। और सीबीसी की रिपोर्ट में 17 करोड़ इधर करने वाले कौन? ऑनेस्ट ही मानते हैं, जो जवानी के दिनों में हो चुका होगा। डीएम तो जवानी में ही रहते हैं लोग 7-8 साल, उसको ईमानदार ही मानने पे बाध्य है। जिसपे 17 करोड़ का इधर उधर का थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट है, क्या करें, ठीक है। ये कहानी ऐसे में 1 लाख रुपए देने से कितना मोटिवेशन आएगा? अगर ये देना ही है तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर को दे दीजिए, है ना। आप नीचे के अधिकारियों, ग्राम सेवक को दीजिए, वो ठीक होगा। कम से कम गांधी पीस प्राइस से कम पैसा नहीं मिलना चाहिए, मतलब 1 करोड़ रुपए से कम किसी भी हाल में ना मिले, बल्कि ज्यादा मिले, 3-3, 4-4 करोड़ मिले तो अच्छा है। इतना भी गरीब देश ये नहीं है कि पैसा नहीं देते हैं ज्यादा। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की कमेटी तय करती है, इतना मेरिट के बेसिस पे चलता नहीं है, जैसा आपने लिखा है, तो करते नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऐसा। लेकिन संभावनाएं तो है, सब लोग कर सकते हैं कि राजनीतिक आधार पर भी होगा, जो हर बात में चिंता आप लोग को ज्यादा चिंता करते हैं, तो ये भी चिंता है कि ऐसा हो सकता है। प्लस इसमें प्रॉब्लम और है कि हम जिस दिन ये देते हैं अवार्ड, अधिकारियों के फोटोग्राफ ना तो फ्रंट पेज पे छापते हैं, ना ही कोई बहुत प्रचार प्रसार होता है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो ये गवर्नमेंट ने बदला है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये किया कि उस दिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दूरदर्शन कम से कम यही दिखाता रहेगा, वो और कुछ नहीं करेगा। और सभी डीएम को इंस्ट्रक्शन होता है इस देश में कि वो उस दिन अपने सभी अमला फैला को लेकर बैठे, खाना वाना खिलाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाए ये वाला प्रोग्राम कैसे अवार्ड मिल रहा है। लेकिन खूब हल्ला होना चाहिए, खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए अच्छा काम करने वाले अधिकारियों का, जो कि हमारे देश में नहीं होता, मिसिंग है। तो आप पैसा देते नहीं हो, प्रचार करते नहीं हो, कोई सामाजिक मान्यता है, क्यों अच्छा काम करे बताओ। मतलब आईएएस अधिकारी बन गया है तो ऐसा क्या वो उसने गड़बड़ किया? टैलेंटेड था, एग्जाम दिया, पास करके कल्याण भी करना चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि उसको पैसे से नफरत है। आइडियल थॉट्स लेके नहीं चलना है। बच्चे को हिंदी वाले दोस्त हमारे कुछ ज्यादा सोचते हैं ये सब बात। इस सिविल सेवा में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि जनता का कल्याण करना है, तो बाद में जो पकड़े जाते हैं नोट थकते गिनते गिनते मशीनें थक जा रही है, वो कौन सा कल्याण है? जो अभी एक महिला आईएएस अधिकारी झारखंड की, और आप जानते हैं सब हो रहा है, सीबीसी की वेबसाइट पर जाएंगे नाम भरा हुआ, तो फिर ये सब आइडियल चीजें नहीं चलती। प्रैग्मेटिक होना चाहिए, पैसा सभी को चाहिए, सभी को अच्छा लगता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम उतना कर नहीं रहे डिग्निफाइड वे में, तो कोई क्यों करे? आप सोचिए आपके बारे में, अगर जिस दिन आप कोई अच्छा काम करें, देखिए कितना अच्छा काम करते हैं लोग। कुछ का उदाहरण बताता हूं। एक महिला आईएफएस अधिकारी नहीं, मनी मेकलाई मुरुगेसन, इंडियाज एम्बेसडर टू लीबिया, जब लीबिया क्राइसिस था गद्दाफी वाले मैटर पर, 16,000 भारतीयों को पानी वाले जहाज से बचा करके ले आए, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी वीजा करके। वहां पे सिक्योरिटी के इतने थ्रेट थे, लोग गोलियां मार रहे थे। ऐसे ही मनी मेकलाई मुरुगेसन ने अपने बेडरूम तक लोगों को सुलाया, 50,000 लोगों को खाना खिलाना, रखना, उनको रेस्क्यू करना। समझते कितना मुश्किल काम होगा? कभी भी आपका जान जा सकता है इस मैनेजमेंट में। और एक महिला आईएफएस अधिकारी ने किया, आपने कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपए। एम्बेसडर को आप सोचिए उसका कितना ऊपर होता है। एक यूपी कैडर में बहुत अच्छा आईएएस अधिकारी रहे मिस्टर अमित गुप्ता, है ना, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या है। कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जो सर पे मैला ढोते हैं आज भी। 1993 से हमने कानून बनाया है कि सर पे मैला ढोना अवैध है, मैनुअल लैट्रिन क्लीनिंग अवैध है, लेकिन फिर भी हमारे देश में प्रथा है और एक पूरी कम्युनिटी इसके लिए जो इसी काम में इन्वॉल्व। और बदायूं जिला और उसके आसपास के जिलों में ऐसे कम्युनिटी का लोकेशंस बहुत है। तो एक आईएएस अधिकारी जो डीएम वहां रहा, उसने एक प्रोग्राम चलाया, डालियां जलाओ जस्ट बर्न द बास्केट। वो डालियां जिस पर लेकर गंदगी, है ना, कोई मानव की गंदगी मानव ही जा रहा होता है, उसको जलवाया, जैसे बहिष्कार आंदोलन था गांधी जी का। और पढ़ाने लिखाने कोचिंग्स अवेलेबल करा के नए युवा बच्चों को उसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में रिहैबिलिटेट करने के लिए काम किया, पहल किया। आपने कोई रिकॉग्नाइज किया? नहीं किया। ऐसे बिहार का एक आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत सेतु पटना बिहार सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, जबरदस्त तरीके से मोटार के यूज करके कंक्रीट उन्होंने फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे बनवाए, सड़कें फ्लाईओवर्स बिहार के अच्छे हुए। कोई कुछ रिकॉग्निशन नहीं, कोई कुछ नाम नहीं, अनेकों अधिकारी ऐसे, ठीक है। कोई चूलो आसमान तमन्ना जैसा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे तो यहाँ पे चलाया। कोमल सिंह परदेसी, छत्तीसगढ़ कैडर के मनरेगा में काम करने वाले बहुत ही अच्छे अधिकारी, लेकिन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्या है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया अधिकारियों का। जैसे आपको मैंने कभी वीपी मेनन के बारे में बताया था, सरदार पटेल के बारे में दुनिया जानती है, वीपी मेनन के प्रयास को कोई नहीं जानता। इंदिरा गांधी ने पैराडाइम शिफ्ट किया यूएसएसआर से अमेरिका की तरफ, और पीएन हक्सर को कोई नहीं जानता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए और बहुत आगे उन्होंने बढ़ चढ़ के जानना चाहिए, अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति थे, लेकिन अधिकारी का भी तो थोड़ा एलके झांका भी तो हो तो अच्छी बात है। तो वो रिकॉग्निशन नहीं है। आप खुद इमेजिन करिए आपके बारे में किसी दिन दिन भर टेलीविजन में हल्ला बोला जाए, दिन भर टेलीविजन के प्रोग्राम यही बताते रहे कि ये व्यक्ति नेहरू विहार में रहते थे, ऐसे पढ़े थे, थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ऐसे की कोचिंग में ऐसा पढ़ाई किया, इतना बड़ा काम किया, तो किसी को बुरा थोड़ी लगे, मोटिवेशन बढ़ेगा।
फिर नया अधिकारी देखेगा तो उसको लेगा कल अगला 21 अप्रैल मेरे नाम पर, अगले बार मेरे लिए एडिटोरियल लिखा जाए, मेरा फोटो छपेगा, ऐसा होगा? ऐसा तो हम कुछ करते नहीं। सामाजिक मान्यता देते नहीं है अपने अधिकारियों को, गोपनीयता के नाम पर, तटस्थता अनामता के नाम पर उनको दबा छुपा के रखे हुए हैं एकदम अंदर, है ना? नंबर 1। नंबर 2, पैसा भी नहीं दे रहे हैं और एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि भाई कोई कुछ करता ही नहीं। हम गांव में जाकर गरीब व्यक्ति से पूछे कि तुम गरीब क्यों, इतना परेशान क्यों, कहेगा सरकार कुछ करती नहीं हमारे लिए, है ना? सरकार कैसे करेगी, कुछ तो आप भी करो, कुछ आगे बढ़ोगे तो कुछ हेल्प मिलेगा। तो स्थिति यह है कि हमने एक्सपेक्टेशन आवश्यकता से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से रखे हुए हैं और हम कर नहीं रहे हैं उस लेवल के काम। इसीलिए भारत में कोई बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है इसको लेकर के। और ये यूं ही मतलब मुझे भी रिसर्च करता हूं जब मैं, तब मुझे नाम पता चलता है कि किस किस को अवार्ड मिला है। मुझे पढ़ाना होता है तो मैं रिसर्च करता हूं तो पता चलता है। तो मैं 21 अप्रैल अगली बार, तो आप इस बार पढ़ रहे हैं, जब 21 अप्रैल आएगा जिस दिन, उस दिन तो शायद टीवी में चल रहा होगा, अगले दिन अखबारों में छपेगा। तो आप देखिएगा कुछ अधिकारियों के नाम वहां ऐसे इधर लिखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि फ्रंट पेज पर फोटो छप जाए बड़ा बड़ा, उनके बारे में कहानी स्टोरी लिखा जाए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे में कोई क्यों काम करे, दिक्कत ये है। इसलिए इंडिया में सिटीजन चार्टर बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। जैसे 2022 में देखेंगे आप तो कुछ अधिकारियों को ये अवार्ड मिला है, प्राइम मिनिस्टरियल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस। ये चूंकि 22 तारीख को न्यूज आया होगा, है ना? 16 सिविल सर्वेंट को दिया गया, 21 तारीख को देते हैं हम लोग, 21 अप्रैल को मनाते हैं, है ना, सिविल सेवा दिवस। और जैसे एक अधिकारी है कुंदन कुमार, IAS DC वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इनको मिला है, ठीक है। ये डॉक्टर MS लक्ष्मी प्रिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बंगाई गांव आसाम, कुछ काम किया इन्होंने, ये इनोवेटिव डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे कुछ अधिकारियों को अवार्ड मिले हैं, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं। आप भी अभी नाम सुन रहे हो, आपका भी ध्यान नहीं गया होगा। अगली बार आप देख लेना, मीडिया कवरेज इसका कुछ भी नहीं। और ये ब्रिटेन होता तो भयंकर मीडिया कवरेज होता है, इनको नेशनल हीरो बना देते, इसीलिए वो जान लगा के काम करते हैं और हमारे लोग चुपचाप बैठे। प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल चीजें यही है, और इसलिए भारत में सिटीजन चार्टर बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो जो महाजनों ये बता मंगल ग्रह से सीखेंगे नहीं, जहां पे बहुत सफल है वहां से देख करके करेंगे। अच्छा, इसमें अमेरिका का अलग ही अप्रोच है, अमेरिका डिफरेंट टाइप का है। दो अप्रोच होता है, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव। एक होता है कि हम गलती करें मतलब घाव करें और मलहम लगाएं, एक होता है हम घाव ही क्यों करें। अमेरिका उसी पे चलता है, अमेरिका प्रिवेंटिव मेजर पर काम करता है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड सिटीजन चार्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सिटीजन चार्टर नहीं है, उसका इसमें बिलीव नहीं। उसका इसमें बिलीव है कि हम बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट अपने कस्टमर के लिए करेंगे, अपने नागरिक के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हम खराब करेंगे ही नहीं कि शिकायत हमारे पास आए और हम उसका समाधान करने जाएं। ये सब हमारा सोच नहीं है। अमेरिकन माइंडसेट के जितने कंट्री जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, इस टाइप के कंट्रीज में यूजुअली इसका नकल नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं खास करके डेवलपिंग नेशन जिसमें हम लोग हैं, हमारे यहाँ सिटीजन चार्टर का नकल हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत का प्रतिमान देखिए, भारत में 1996 भारत में 1996 में में सबसे पहली बार 1996 में सबसे पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि भारत में भी सिटीजन चार्टर को अपनाना चाहिए। एक वर्ष के उपरांत अखिल भारतीय स्तर पर मई 1997 को इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 मई 1997 को लागू करने का निर्णय लिया गया जब प्रधानमंत्री IK गुजराल की अध्यक्षता में 26 मई 1997 को लागू करने का निर्णय किया गया जब प्रधानमंत्री IK गुजराल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने क्या कहा अभी, मुख्य सचिव 1996 में, पहले ऊपर हमने बोला, एक बार लाइए हमें, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या लिखा है। चलिए देखिए भाई, 1996 में सबसे पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि भारत में भी सिटीजन चार्टर अपनाना चाहिए। एक वर्ष के उपरांत अखिल भारतीय स्तर पर 26 मई 19 मई लिखे आप, तो इसे लागू करने का निर्णय लिया गया जब प्रधानमंत्री IK गुजराल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। तो लगता तो है कि ठीक ही बोला होगा हमने, है ना। इस प्रकार फुल स्टॉप के बाद 15 अगस्त 1997 को 15 अगस्त 1947 में लिख देना, 1997 को IK गुजराल ने
इसे लागू कर दिया, इसे लागू कर दिया। पैराग्राफ छोड़कर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिटीजन चार्टर के स्तर पर निम्नलिखित विशिष्टताएं पाई जाती, निम्नलिखित विशिष्टताएं पाई जाती है ना। पहला, सभी राज्यों एवं संघ के सभी संगठनों के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इधर से ये ऐसी बंद कर दिए ना, कौन सा बंद करना है, इसको बंद कर दे, नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, भारत में सिटीजन चार्टर को लागू करने से पहले, सिटीजन चार्टर को लागू करने से पहले डिजिटलाइजेशन पर बल नहीं दिया गया है ना। तो बिना तैयारी के एग्जाम देने वाली बात ये भी, सूचनाएं अगर फैसिलिटेशन काउंटर में जंप करानी है तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। आज तक 100% डिजिटल इंडिया कंप्लीट नहीं किया, हम लोग सिटीजन चार्टर लागू करते हैं। तीसरा, भारतीय प्रशासन में नैतिकता का स्तर बेहतर नहीं है और अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए भी बड़े प्रयास नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, चार्टर मार्क पुरस्कार की भांति भारत में 2007 से मनमोहन सरकार के द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार अपनाया गया है, किंतु इसमें निम्नलिखित चुनौतियां देखने को मिलती है ना। एबीसीडी फिर डालिए इसी पॉइंट के अंदर सब पॉइंट। प्रधानमंत्री की समिति पुरस्कार के लिए चयन करती है ना, प्राइम मिनिस्टरियल कमिटी चूज करती है ना। दूसरा, कोई सूचकांक बनाकर ब्रिटेन की भांति प्रयास नहीं होते जिससे योग्यता के आधार पर भूमिका संपादन किया जा सके। ठीक है, संपादन से याद आया, किसी ने पूछा है संपादन और निष्पादन में क्या अंतर। अच्छा सवाल है। संपादन का मतलब रोल प्लेइंग और निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस। संपादन का मतलब काम करना, काम चलाऊ तरीके से, गेटिंग थिंग्स डन, और परफॉर्मेंस का मतलब वन बेस्ट वे टू वर्क, काम करने का बेहतरीन तरीका। निष्पादन किया इन्होंने मतलब अपना अच्छा प्रदर्शन किया, और संपादन किया मतलब खींच खाच के किया, किसी भी तरह से काम कर दिया है ना। इस दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते जाइए। इसमें एबीसीडी पुरस्कार की बात हम लोग कर रहे हैं। अधिकारियों की सीमित संख्या को पुरस्कार दिया जाता है। इस आप देख रहे हैं, आप कितने लोगों को दिया गया जी? 16 लोग। क्या होगा इतनी बड़ी जंबो जेट ब्यूरोक्रेसी में? आईएएस कितना है? 6,500 का स्ट्रेंथ आईएएस का है, 4,500 आईपीएस का है, 2,500 की आईआरएस डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, बाकी और 8-10 हजार में बाकी सारी सेवाएं। तो कुल मिला के मतलब भारत सरकार में ही देखें तो 25-30 हजार का एक जंबो जेट तो ही पे बड़े लोगों का। अगर राज्यों के सिर्फ बड़े अधिकारियों को ले लें, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, तो और 30-40 हजार ऐड हो जाएंगे इसमें। इस राजस्थान में 1050 एसडीएम चाहिए, यूपी का पेट बड़ा है तो उसको 2,500 चाहिए होता है ना, तो उसके पास 25 करोड़ जनसंख्या को देखना है, उसका कार्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऐसे सबको देखें तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास तो हमारे पास वीआईपी टाइप के ऑफिसर है, और 16 को देते हो, कैसे होगा? वो भी कितना पैसा बताओ? तो लोग वही करेंगे जो करते रहे, इसको मोटिवेशन नहीं है। ये थोड़ा स्टेटमेंट पूरा हुआ नहीं था। अधिकारियों की सीमित संख्या में पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है। साथ ही पुरस्कार की छोटी धनराशि, पुरस्कार की व्यवस्था है।
अधिकारियों की सीमित संख्या में पुरस्कृत करने की व्यवस्था है, तो सीमित संख्या को पुरस्कृत करने की व्यवस्था है और अधिकारियों को छोटी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनमें छोटी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनमें उत्साह का अभाव पाया जाता है, उत्साह का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, एबीसीडी में अधिकारियों को पर्याप्त मीडिया कवरेज, सामाजिक मान्यता इत्यादि उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट, निम्न स्तरीय नौकरशाही, लोकल ब्यूरोक्रेसी, निम्न स्तरीय नौकरशाही यथा बीडीओ, एसडीएम, चकबंदी अधिकारी, बीडीओ, एसडीएम, चकबंदी अधिकारी, ग्राम सेवक इत्यादि, जिनका आम नागरिकों से संबंध अधिक होता है, उन्हें ऐसी पुरस्कार की व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया। ठीक है, ऐसा नहीं, लोअर ब्यूरोक्रेसी को अटैच नहीं किया, सामाजिक मान्यता नहीं, मीडिया कवरेज नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? अच्छा काम करे भाई, वो ठीक बात है, लेकिन किस दर से हम रिकॉग्निशन ना दें ये भी ठीक नहीं है। चुनाव लड़ता है तो क्या दिक्कत है बताइए। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा सा सवाल उठाया, रियली इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर हम ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी लाइमलाइट में आ जाएगा, फिर चुनाव लड़ देगा। ऐसे कौन नहीं लड़ रहा है बताइए? ऐसे भी 13 साल का उम्र होने के बाद, मतलब नौकरी का उम्र 13 साल का उम्र नहीं, नौकरी में एंट्री के 13 साल के बाद, जैसे ऑल इंडिया सर्विस का एक्ट, पॉइंट देखिए यह है कि आप किसी के भविष्य की योजना को छीन नहीं सकते। आप अगर आज डीएम बनते हैं, आपको ही मन करते हैं कि हम यहाँ से सांसद क्यों ना बने, तो आप बन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? आप ऐसे भी आपका चॉइस होना चाहिए। इसको ये तो आधार नहीं है कि हम अधिकारियों को रिकॉग्नाइज ही ना करें। जापान के सभी प्रधानमंत्री पहले सिविल सर्वेंट, जापान डूब गया है ना, बहुत सारे सिविल सर्वेंट यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना, तो ये सब कोई पॉइंट नहीं। बहुत सारे चीफ ऑफ द स्टाफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ काम करते हैं व्हाइट हाउस में, वो भी आगे चल के पॉलिटिक्स में जाते हैं। ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ऊपर वाले टॉप एक्यूलेंस जो है या जो टॉप हायरार्की, उसमें राजनीति और प्रशासन के संबंध बनते हैं। लेकिन ये लॉजिक खारिज है कि इससे अधिकारियों को प्रचार ना किया। अगर मोटिवेशन दोगे ना तो मन लगा के काम करेंगे, है ना। आप उनको छुपा के दबा के रखे हैं तो काम नहीं होता है इतना। अनामता, गुमनामता के नाम पर, एनोनिमिटी और तटस्थता के नाम पर उनको आगे लाइए। अगर आप उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना चाहते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी दीजिए, उनको आगे बढ़िए, है ना। ये पॉइंट है। और ब्रिटेन में आप देख रहे हैं कि सफल मॉडल है, जहां पे जो चीज पहले होता है वो लागू होता है। फिलीपींस यही करके अच्छा चल रहा है, सिंगापुर एक्जैक्टली वो इसको अपने तरीके से बहुत, चूंकि यूएस के नकल पे है तो बहुत ज्यादा तो उसको नहीं करता, लेकिन रिफॉर्म के प्रोसेस में उसको करता है, वो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है ऑफिसर्स को। तो अब ये उस तरह की ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है ना। एक्जैक्टली हमारे यहाँ अगर इसमें सुधार कर दें इन तमाम चीजों में तो चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, तो सुधार के उपाय हमें क्या करने चाहिए उसको देखते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चंस होंगे। आपको मैंने इंडिया का मॉडल ही इस तरह से लिखवाया है कि इसकी चुनौतियों के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ का मॉडल ही खराब है, तो यहाँ और ब्रिटेन का तुलना आप जैसे ही करेंगे सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाए। सुधार के प्रयास, नीचे आ जाइए। सुधार के प्रयास, पहला, भारत में डिजिटल इंडिया की प्रक्रिया पर अधिक बल देना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए। यह सिटीजन चार्टर की एक तरह से पूर्व शर्त है। सिटीजन चार्टर की एक तरह से पूर्व शर्त है ना। तो जब तक डिजिटलाइजेशन बढ़िया नहीं करेंगे, फैसिलिटेशन काउंटर में सूचनाएं जाएंगी। दूसरा, भारत में ब्रिटेन का नकल किया गया है, किंतु इसकी संकल्पना को समझा नहीं गया है। सुविधा काउंटर में ना तो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, और ना ही उसमें उच्च स्तर के अधिकारियों को शिकायत निवारण के कार्य में लगाया जाता है। ठीक है, शिकायत निवारण के कार्य में लगाया जाता है।
परिणाम क्या होगा? जो आपने शुरू में मॉडल्स देखे कि उच्च स्तर के अधिकारी होंगे तो पहली बार में फैसला हो जाएगा, भूतकाल की गलतियों को सुधार सकते हैं, व्यवहार अच्छा करेंगे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार इससे होगा। ये आइडियल मॉडल है अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। ये सब मिसिंग है, हम करते नहीं। हमारे यहाँ कोई क्लर्क देखता है, चपरासी देखेगा, है ना। एक जगह है जहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं, वो विदेश मंत्रालय, और वहाँ के हम वहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स को वहाँ बैठाते हैं ताकि कोई फॉरेनर अगर आए तो उसको कष्ट ना हो। हमारे लोगों के लिए यही चलता रहे, भारतीयों का कोई वो नहीं है, विदेशों का हम विशेष ध्यान रखते हैं, है ना। तो देखिए कितना डुअल मेंटालिटी है गवर्नेंस को लीड करने का, अपने लोगों का कोई महत्व नहीं, है ना। इसलिए आप जो भी पढ़ोगे ना, खराब ही चीज पढ़ोगे उसमें, और मैं कुछ ज्यादा ही खराब चीज पढ़ाने हूँ, क्योंकि वही एग्जाम में छपा रहता है। अभी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा। 15 के क्वेश्चन आपके सारे मिलने शुरू हो, जितने प्रश्न आए हैं सभी बनाने की स्थिति में हो गए और सारे नए डायमेंशन पर हो गए। आगे बढ़ते रहिए। भारत में प्रशासनिक सुधार का विभाग, प्रशासनिक सुधार का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी है ना। जैसे कि पीटीओटी में भी आ सकता है, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें, है ना। पहला, सिटीजन चार्टर दुनिया में पहली बार अमेरिका में लागू किया गया, सही है कि गलत है? गलत है। दूसरा, है ना, सिटीजन चार्टर को संचालित करने के लिए भारत में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी को नोडल एजेंसी बनाया गया, सही कि गलत है? गलत है। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार का विभाग कब बना है जी? 1985 में। कुछ बातें ऐसे भी सुनते रहो जो थोड़ा एग्जाम में काम आ जाए। कितना लिखोगे, इतना एक एक चीज को अंकित करोगे, एकदम लेखक तो हो नहीं, सिर्फ कुछ तो समझने वाला भी बात हो। राजीव गांधी, है ना, कुछ विभाग मंत्रालय जब भी कहानी सुनाई थे तो राजीव गांधी का नाम बैकग्राउंड म्यूजिक से आ जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, उससे पहले क्या था? कार्मिक विभाग था, लेकिन कार्मिक मंत्रालय बना के 3 विभाग उसमें, मैंने कभी बताया भी था शायद, उसमें रखा गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का डिपार्टमेंट राजीव गांधी की तरफ से इनिशिएट किया गया 1985, ठीक है। और फर्स्ट ARC, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह कहा था कि प्रशासनिक सुधार का विभाग होना चाहिए, और ये होना किसके अंदर में चाहिए? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत होना चाहिए, उप प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये होना चाहिए, और हर गवर्नमेंट में ये होनी चाहिए। सो देयर शुड बी अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑल द टाइम, है ना। और ये फर्स्ट ARC ने रिकमेंडेशन किया। तो जैसे सवाल पीटी में बना रहे हैं ना, कभी ये उठा करके कभी ऐसा डालेंगे। इसी बार शायद था कि प्रशासनिक सुधार या कुछ ऐसा विभाग और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखने की बात शायद थी, लेकिन डेप्यूटी पीएम के पद की बात वहां पे की गई है, जो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का ख्याल रखे, ठीक है। ध्यान रहेगा। ये लिखना चाहते हो? एक नोट लिख दो यहीं पे, पहले इस स्टेटमेंट को पूरा करो फिर नोट लिख। क्या लिखे हैं भाई? भारत में प्रशासनिक सुधार का विभाग, जो कि सिटीजन चार्टर की नोडल एजेंसी है, कामा, इसके द्वारा 2003 से हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, इसको देवनागरी में ऐसे भी लिख सकते, हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, ये बहुत सारी योजनाओं और कार्यक्रमों में चलाया जाता है। इसका शुद्ध हिंदी करके मत लिख दें, हाथ में गोद में लेकर के अभ्यास। हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, गवर्नेंस के टर्म है तो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई विभाग या मंत्रालय कोई सुधार की प्रक्रिया को नहीं अपना सकता है तो उसको करवाना, उसको गोद में लेकर के चम्मच से दूध पिलाना और फिर बाद में दौड़ाना, उसको कहते हैं हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज। मतलब जो भी डिपार्टमेंट सिटीजन चार्टर नहीं लागू कर पाएगा, प्रशासनिक सुधार का विभाग क्या करेगा? उसका डिजिटलाइजेशन करवाएगा, बताएगा कि भाई कोयला मंत्रालय, ये डॉक्यूमेंट, ये सूचना इसको ऐसे क्लासिफाई करो। नागरिक अगर पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों की आकांक्षाएं इसको लेकर के होंगी। ये लोग नहीं पूछेंगे कोयला खत्म हो जाएगा तो हम कैसे परेशान हो जाएंगे, है ना। ये कोई पूछेगा तो पत्रकार होगा ऐसा, लेकिन ज्यादातर लोग उसके इंटरेस्ट वाली चीजें पूछना चाहेंगे। कोई बिजनेस कैसे होता है, आयात निर्यात कैसे होता है ना, इसमें कोई अगर पहले का कुछ गड़बड़ी हुआ है, या अब तक कितना कोयला हमने निकाल दिया है, या धनबाद से कोयला निकाला तो धनबाद धंस जाएगा क्या एक दिन, या डेंजरस कहाँ पे, ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन आप रखिए, ठीक है। ऐसी जल शक्ति को करवाएगा कि जो नागरिक सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल को कंपाइल करिए और उसको फैसिलिटेशन काउंटर में, सुविधा काउंटर में दे दीजिए, ताकि वहां पर कोई नागरिक आए और उनको आप उनसे सलाह ले सकें, उनको सूचनाएं भी दे सकें, आप बता सकें। इसको कहते हैं हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज। मतलब एक संगठन में सुधार जब वाई के द्वारा करवाया जाए तो क्या कहेंगे? हैंड होल्डिंग। वाई ने एक्स का हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, ठीक है, लिख दीजिए। 2003 से हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज का संचालन किया हुआ है, जिस पर आज की केंद्र सरकार अधिक बल दे रही, आज की केंद्र सरकार अधिक बल दे रही है, ठीक है, उसी प्रोसेस को बढ़ा रही है। नोट लिख दीजिए एक, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, कौन चेयरमैन थे? मोरारजी देसाई पहले चेयरमैन थे, जब डेप्टी पीएम हो गए तो के हनुमंथैया इनके वास्तविक चेयरमैन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में यह आयोग बना था, के हनुमंथैया इसके वास्तविक चेयरमैन थे। ने यह सुझाव दिया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया कि सभी सरकारों में उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, सभी सरकारों में उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी दी जाए। मतलब उनका यही मुख्य काम हो, प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी दी जाए। पुलिस राजीव सरकार के द्वारा, इसी राजीव सरकार के द्वारा 1985 में कार्मिक मंत्रालय का गठन करते हुए, कार्मिक मंत्रालय का गठन करते हुए उसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार के विभाग को स्थापित किया, प्रशासनिक सुधार के विभाग को
स्थापित किया। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दीजिए नोट और सुधार जारी रहे। अगला पॉइंट, नोट को बॉक्स में बंद कर दिया जाए, आगे बढ़ते रहिए। अगला पॉइंट, भारत में अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए चार्टर मार्क पुरस्कार की भांति पुरस्कार की व्यवस्था को अपनाना चाहिए, है ना। जैसे कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट ने किए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने, और आपको हमेशा गवर्नेंस में करेंट गवर्नमेंट के इनिशिएशंस को लिखना होता है, जरूर बताना चाहिए। जैसे सरकार ने यह फैसला किया और पहली बार जैसे जनधन योजना में बैंक के मैनेजर ने खाता खोला, तो ये पहली सरकार है जिसने डीएम और बैंक का मैनेजर मिला के उनको अवार्ड दिया, बीडीओ और डीएम मिक्स करके अवार्ड दिया। हालांकि इस साल दिखता नहीं है ऐसा, इसके पिछले साल में ऐसा सब रहा है। तो लोअर ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा ध्यान दिया। ये भी तय किया कि जो अच्छे काम करने वाले, जैसे ये जितने अधिकारी का नाम देख रहे हैं, इनके सबके काम पे बायोपिक फिल्में बननी चाहिए। मैंने जो कहानी सुनाई, अमित गुप्ता, मनी मेकली, मोरुगेशन, ऐसे लोगों के बारे में, सुनीता नारायण नाम की लड़की थी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसा पुस्तक मेला होता है ऐसा ही हेल्थ मेला लगवा दिए। सभी हॉस्पिटल में व्यक्तिगत रूप से जाकर डॉक्टरों को इन्फ्लुएंस करती है कि एक दिन नहीं दे सकते हैं मुझे, एक दिन फ्री में सर्विस नहीं सकते समाज के लिए, तो आइए वहां पे और फ्री में सेवा दीजिए। डॉक्टरों की भीड़ इकट्ठा कर दी, स्वास्थ्य मेला, और बुजुर्ग महिला, ये वो बच्चे, फ्री में इलाज, ओपीडी फ्री में एकदम ऐसे मैदान में। और हॉस्पिटल्स में बहुत सारे जो दवाइयों की कंपनियां स्पेसिमेन कॉपी दिए रहते हैं फ्री में, जो मेडिसिन होते हैं, तो जो ऐसे मेडिसिन थे सभी लोग को था कि लेके आइए, एक महिला ये फिल्म बना सकते हैं इस पर, बायोपिक फिल्म। और देश में आलतू फालतू फिल्म बनाते रहते। संजू आप माइंड मत करना, आपके हीरो होंगे, आपके हीरो हो सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में जितना पढ़ाई लिखाई करने लगेंगे, आपके आइडियल दूसरे तरह के लोग बनने लगेंगे, आप खुद ही अपने आइडियल बन जाओगे, है ना। मतलब हम ऐसी फिल्में क्यों देखने जाएं जिसमें जो मामला है वो इस बात का है कि भाई हमारी इतनी गर्लफ्रेंड थी कि नाम ही याद नहीं, ऐसा था वैसा था, है। जो व्यक्ति AK-47 लहराया हो, टाटा जैसा मामला चला हो, अगर पेरेंट्स कोई बड़े पॉलिटिकल पद पे नहीं होते, 8-9 बार सांसद कानून भी बदलवा दिए तो कभी जेल से देना चाहिए। मतलब अगर आप लोग नहीं देखते, मान लीजिए आप देखे होते, अगर आप नहीं देखते तो भारत के युवाओं पर क्या ऐसा बुरा असर पड़ जाएगा, और उसको देखने से भारत के युवाओं पर क्या ऐसा अच्छा असर पड़ गया। संजू देखने से, MS धोनी देखना चाहिए, ठीक है, तेंदुलकर का बायोपिक बने, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग का बायोपिक क्यों ना बने, अमित गुप्ता की बायोपिक क्यों ना बने, जो व्यक्ति काम करते हैं, भाई तालियां जलाओ कार्यकर्ता, ठीक है, जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं, इनके बारे में भी तो थोड़ा सिनेमा बनाओ, उनको भी बताओ। VP मेनन पे नहीं बना सकते हैं फिल्म, कैसे भारत का एकीकरण किया उन्होंने, कैसे हैदराबाद के निजाम साहब को बनाया होगा, जूनागढ़ को कैसे मैनेज किया, उस समय रेफरेंडम कैसे हो, कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति एक समझ बूझ और अच्छा बन जाएगा, है ना। एक पर एक कहानियां हैं, एक पर एक अधिकारी हैं हमारे अच्छे इस देश में, उनको हमने हाशिए पर कर रखा है और फिल्म बनाते हैं संजू, है ना। अब बुरा तो नहीं मानते, कितने के अच्छे हीरो हैं, मतलब कोई शिकायत की कोई बात नहीं। संजय दत्त किसको अच्छे लगते हैं, एक व्यक्ति धीरे धीरे उठा रहे, शर्माइए मत, कोई बात ऐसे हीरो क्रिएटिविटी में अच्छे लगते हैं तो क्या दिक्कत, उनको भी अच्छे लगता है, ठीक बात, इनको भी अच्छे लगते हैं, ठीक चीज, कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। लेकिन कोई जैसे बायोपिक फिल्में जो बनती हैं, बायोपिक फिल्मों का मतलब होता है कि कुछ आइडियलिज्म हो, मैसेज देना हो। मैं बता रहा हूँ, आप लोग जिस दिन IAS IPS बन जाओगे ना, इन सबका बुखार उतर जाएगा। संजय दत्त बगल में ही कहीं पर डांस कर रहे होंगे, बुलाएंगे आपको, आइए ना आपके साथ नाश्ता करते हैं, अब बोलो हमारे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा है। कुशल अधिकारियों का प्रचार प्रसार करना क्या गुप्त मिशन के लिए असुरक्षित नहीं है, क्योंकि गुप्त कितना चिंता करते हो तुम लोग, क्या गुप्त मिशन में कुशल अधिकारियों को भेजा जाता है, खासकर IPS अधिकारी का इतना प्रचार प्रसार हो भी नहीं सकता है। अब देखिए, जो अधिकारी अंडर कवर एजेंट है, या मान लीजिए रॉ में काम कर रहा है, NIA में है, CBI में है, उसकी बात थोड़ी हो रही है। ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो चीजें हैं। कहीं भी कोई भी काम गवर्नेंस के सिस्टम को देख समझ के होता है। इवन आप IAS अधिकारी होंगे, किसी सेंसिटिव पद पर होंगे, तो वो चीज पब्लिक में कभी जाएंगे ही नहीं, उनको अवार्ड ही नहीं देंगे। सरकार को क्या समझते हैं कि इतना मतलब कच्ची गोलियां खाई हुई है दुनिया में, इतने लोग हमारे अगल बगल हैं, और जब ऐसे पड़ोसी हो हमारे, जब दुश्मन को खोजने की क्या जरूरत हो, तो हम अपने अधिकारियों को रिवील कर देंगे ऐसे ही कि उनको पकड़ पकड़ के लोग कुछ कर लें, ऐसा नहीं। ये सब देख समझ के होता है। अच्छा है, ठीक है, विशेष पद पर है का मतलब ये हुआ कि ऐसे जगह पे जहां से कुछ आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हो या आपके व्यक्तित्व का महिमा मंडन होता हो, तो ये ठीक चीज है, तटस्थता अनामता को देखते हुए ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक स्पैन ऑफ टाइम तक नहीं बन पाएंगे। जैसे होता क्या है कि एक अधिकारी किसी ऐसे पद पर गया जहां पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अपने व्यक्तित्व का महिमा मंडन करा लिया, और फिर वहीं पर रिजाइन करके वहीं से सांसद बन के आना चाहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैनिटाइज कर देंगे, 2 साल 3 साल कुछ नहीं कर पाओ, तब तक जनता भूल जाएगी, उसके बाद लड़ो, है ना। भारत के नागरिकों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, पहले आप कितना दिल निकाल के रखे थे सब भूल जाएंगे तुरंत, है ना, इसलिए। और ये ठीक चीज, ये होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए। नहीं होता है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अलग एक पद होता है ना। ये अलग बात है कि जैसे कि हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं और हम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को होम डिपार्टमेंट दे दिए ही, अलग बात है ना। लेकिन गृह मंत्री ही उप प्रधानमंत्री होता है ऐसा कुछ नहीं, उप प्रधानमंत्री के नाम से अलग से शपथ कराएंगे तभी उप प्रधानमंत्री होगा। अभी हमारे पास कोई नहीं है, वैकेंट है बिल्कुल, तो ये होना चाहिए लेके, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का काम करना चाहिए, ठीक है। लिखिए आगे अगला पॉइंट, भारत में AC ऑन, लेफ्ट साइड कहां पे भाई, करवा लो। नेक्स्ट, भारत में सुधार करने हेतु
आज की केंद्र सरकार ने टाइम लगेगा फिर तो तुम्हें अभी आ जान तो 21 अप्रैल को दिए जाने वाले नहीं है तो 21 अप्रैल को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री के पुरस्कार, पूरा नाम क्या है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार देखो डीलर ने के संदर्भ में और शाम को वो लड़कियों को मैंने कहा था नहीं थे सुधारात्मक फैसले किए हैं जिसमें कहा कि मैं सुधारात्मक फैसले किए हैं जिसमें मैं पहले क्या ये बंद कर दीजिए, फिर उसको एक तो बंद कर ही दीजिए, फिर मेरा पलट के आया हल्ला बहुत हो रहा है, दोनों ही बंद ही कर दीजिए, खत्म है, छुट्टी है, दोनों बंद कर दीजिए, 25 से लेकर है ना? 25 से लेके तूने ध्यान मत दो तो गर्मी नहीं लगेगी, लड़कियों को उठा ऊपर भी नहीं उठा तो उठा लिया ठीक है। सुधारात्मक प्रयास किए हैं जिसमें ऐसे अधिकारी जिन्हें पैसे रोके ये तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट था पुरस्कृत किया गया है, गलत काम करेगा उन पर वर्ष में 3 बायोपिक फिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री, 3 बायोपिक फिल्में, 3 बायोपिक फिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, 5 वृत्तचित्र बनाई जाएगी, है ना, 3 बायोपिक फिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। साथ ही दूरदर्शन को 21 अप्रैल के दिन 21 अप्रैल के दिन सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करना है तथा सभी जिलाधिकारी लाइव टेलीकास्ट करना है तथा सभी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अधीनस्थों के साथ इस कार्यक्रम को अनिवार्य तरीके से देखेंगे, है ना। पूरे भारत को, इसी में लिखते जाना है, पूरे भारत को 3 जोन में विभाजित कर दिया गया, पूरे भारत को 3 जोन में विभाजित कर दिया गया, मतलब उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व, है ना। पूरे भारत को, ये मान लीजिए इंडिया है तो नॉर्थ जोन, साउथ जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन, 3 जोन में बांट दिया गया, 3 जोन में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व 3 जोन में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व शामिल है। सभी जोन के अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था भी की गई है, ऐसी अनिवार्य व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है। आप देखेंगे कि असम के भी आप देखिए, है ना, असम के, तेलंगाना के ऑफिसर्स को, यानी कि सिर्फ एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान इन्हीं के को ले रहे हैं। खेलो इंडिया के लिए देखिए मणिपुर के किसी अधिकारी को लिया गया है ना। तो सभी जगह से होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में काम करने वाले, है ना, पीयूष सिंगला, इनको भी ऐसा मिला है। तो यूजुअल प्रैक्टिस है कि यूपी बिहार का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही एडमिनिस्ट्रेटर से इन्फ्लुएंस ना करें, सभी जोन से हम लोग लें। तो ये सब कुछ अच्छी चीजें इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में हुई। आपसे कभी पूछते हैं कि क्या सुधार किया गया है, तो ये सारी बातें बतानी। अगला पॉइंट, भारत में अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू करने के उद्देश्य से इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे दबाव समूह के द्वारा
अन्ना हजारे के नेतृत्व में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में कानून बनाकर सिटीजन चार्टर को लागू करने पर, कानून बनाकर सिटीजन चार्टर को लागू करने पर बल दिया गया। उत्तराखंड जैसे राज्य ने कानून बनाकर इसे राज्य के स्तर पर लागू भी किया है, लागू भी किया है। किंतु यह उल्लेखनीय है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि सिटीजन चार्टर की संकल्पना, सिटीजन चार्टर की संकल्पना नैतिकता की कसौटियों से संबंधित है, नैतिकता की कसौटियों से संबंधित है। यदि कानून के आधार पर भी इसे लाया जाता है तो, लाया जाता है तो नैतिक प्रशासन की स्थापना पर ही बल देना चाहिए, बल देना चाहिए, क्योंकि सिटीजन चार्टर इस मान्यता पर आधारित है, इस मान्यता पर आधारित है कि, इस मान्यता पर आधारित है कि इस मान्यता पर आधारित है कि कानून बनाने से सब कुछ नहीं हो सकता है, कानून बनाने से सब कुछ नहीं हो सकता है। अतः शासन व्यवस्था को स्वतः नैतिक आधार पर नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने, नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने, उनके शिकायतों के निवारण करने, उनके शिकायतों के निवारण करने पर अधिक बल देना चाहिए। फुल स्टॉप। ठीक है, तो चूंकि माइक्रो पॉइंट पे सवाल बनाते हैं, कभी आपसे सवाल पूछ दे क्या कारण है कि अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन लॉ बनाने के लिए बोल रहा है, क्या आप चाहते हो कि कानून ही होना चाहिए? तो फेवर नहीं करना है। कॉन्सेप्ट कैसा है, पहले ही बताना है, स्टार्ट ही ऐसा करना है, इस हवा में बांध देना है कस के कि भाई ये कानूनी बाध्यता नहीं होती है। कैसी बाध्यता होती है? नैतिक बाध्यता। क्योंकि विकासशील देश है, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी नैतिकता नहीं, हमने प्रयास नहीं किया उतना अच्छा, तो अगर कानून के आधार पर बनाना भी पड़े तो भी प्रायोरिटी हमारी किस पे होनी चाहिए? एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर होनी चाहिए। अब देखिए 2 बार इससे सवाल पूछे गए। अब देखिए हर दिन जो चैप्टर पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आपको लैंड करते हुए मिलेंगे, एक 2018 में, एक 2013 में, और कब छपेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब कुछ भी आया है और इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा वो सब आप बताने की स्थिति में होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 2018 का, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, 18 और क्वेश्चन नंबर 18 है तो ज्यादा कमाई करने वाला होगा। आपको हमने पहले ही बताया है कि अच्छा डेट भी 18, आपका उम्र भी 18, सब 18 है ना, तो 250 शब्दों में होगा, 15 नंबर का कमाई किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है ना। कैसे बताएंगे? यूके का मॉडल बता के बताएंगे, वो सब था ना 4-5 चीज, सूचना परामर्श डायग्राम एक बनाया था ऐसा, वो सब बात कह के बताएंगे कि आदर्श उपकरण कैसे मानकीकरण करता है, नागरिकों को सूचनाएं देता है, उनके सलाह पर काम करता है, प्लास का जो फिलोसफी है वो यहाँ बता देंगे। परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं, भारत का मॉडल जाते ही सीमाएं तुरंत समझ में आ जाएगा। परिसीमाओं को पहचान करिए और अधिक प्रभाविता के लिए, सुधार के लिए उपाय बताइए। अब बता चुके हैं, बता देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिख दीजिए 2018 का। नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का, नागरिक चार्टर लिख लियो, नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता
एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है। कैसे है? ब्रिटेन का मॉडल देखते ही पता चलेगा कि कैसे है, कॉमा, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं। भारत का मॉडल देखते ही समझ में आ जाएगा लिमिटेशन क्या है ना। परिसीमाओं की पहचान कीजिए, जस्ट आइडेंटिफाइड द चैलेंजेस और लिमिटेशंस, तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्रिटेन से इंडिया होते हुए पहुंचेंगे, आपके पास समाधान। देखिए ऐसा क्वेश्चन मिला, आप यूपीएससी का क्वेश्चन फट से लिखने की स्थिति में हो तो दिक्कत है। तो आप क्या सोचे थे पेपर 2 में कि बस वही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी ही आता है, यही सब ज्यादा मिलेगा, है ना, और यही सब नजर आएगा और दूसरे पेपरों में भी नजर आएगा, और यूपीएससी के टेस्ट को समझना है तो ऐसे ही काम करना होगा। देखिए सेकुलरिज्म पढ़ते हैं आप, पेपर 2 में है, आया पेपर 1 में। 1 चम्मच मसाला एथिक्स का डाला हुआ है, सहिष्णुता, है ना, सहिष्णुता, संवेदना, परानुभूति कमजोर वर्गों के लिए, ये कहाँ है? जीएस पेपर 4 में। इंडियन सोसाइटी से उठा लिया कंपोजिट कल्चर, विभिन्नता में एकता, और सेकुलरिज्म को वहां पूछ दिया। यूजुअली बच्चे इस माइंड से उसको नहीं देखेंगे, उसको क्या देखेंगे, ये कैसे शब्द शुरू हुआ, है ना। तो भाई एक जो जिनका नाम आपने आरटीआई में सुना, प्रोफेसर केटी शाह चाहते थे, और कैसे अंबेडकर ने विरोध किया कि संविधान में नहीं होना चाहिए, तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, इसके बेसिस पर नहीं होना चाहिए, और उसके थोड़ी थोड़ी कुछ बातें और कुछ तथ्य आंकड़े इंदिरा जी ने 42 से कर दिया, 42वां संशोधन से कभी आया है। उसमें क्या करेंगे वो, उसको रहने ही नहीं देंगे पॉलिटी, उसको बना देंगे एथिक्स आधा, उसको थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी बना के एक कॉकटेल बना के कहेंगे अब जरा बताना, है ना, समझ गए। ये नेचर है यूपीएससी का। वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना स्टडी का किसी भी चीज में, आप एकदम शुद्ध रूप से, एकदम इवनिंग का समय है, आप जानते ही हैं कुछ गड़बड़ होता ही नहीं, सही चीज निकलता है, आप एकदम लिख के साइन कर लीजिए, वो कुछ भी नहीं आएगा। जो भी परंपरागत है वो भविष्य में नहीं छपेगा, लिख लीजिए, है ना। जो भी डायनेमिक है या परंपरागत को डायनेमिक बनाने की क्षमता आप में है, अगर डेवलप आपने कर ली, जैक ऑफ ऑल ट्रेड आपने बना लिया है, तो वो क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, प्रश्न वैसे हों तो ये तो है कि आप करने की स्थिति में होंगे। एक आध सवाल और आया है, उसको देख लेते हैं, फिर कुछ सवाल लिखवाएंगे, जो आएंगे तो आ गया, तो आएगा नहीं। एक 2013 का सवाल, चलिए एक और सवाल लिखिए। 2013 का भी क्वेश्चन नंबर 16 है, मतलब उस जमाने में तो 250 और 150 का डिवीजन नहीं था, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये भी बड़ा गवर्नेंस का सब डिबेट डिस्कशन वाला होता है, थोड़ा एनालिटिकल होता है, बड़ा ही है। क्वेश्चन लिखिए, यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र चार्टर बनाए हैं, यद्यपि, देखिए क्वेश्चन की भी शुरुआत कैसे, उटपटांग लगेगा, यद्यपि ये कोई शुरुआत करने की चीज है, लेकिन यही तरीका है, क्योंकि डिबेट का है ना, बोलती हुई भाषा रहेगी, चर्चा परिचर्चा वाली। यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र चार्टर बनाए, कॉमा, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए क्यों नहीं हुआ है जी। अब आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, नहीं हुआ है। यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र चार्टर बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण करिए क्यों नहीं हुआ है। भारत में जो समस्याएं हैं उसको बताना है। हमने हड़बड़ी में अपना तो लिया है ना, आईपी गुजराल साहब ने शुरू किया, अपना लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, डिजिटलाइज नहीं किए, सूचनाएं हमारे पास है नहीं, हमने कस्टमर्स को बताया नहीं, उच्च स्तर के अधिकारी हम नहीं रखते, पुरस्कार के लिए हमने जो रखा है वो कैसा रखा है, मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता, तो कोई भी इसको ढंग से लागू नहीं कर पा रहा है। तो इसमें सुधार के लिए उपाय अपने आप छुपा हुआ है, इसमें भी सुधार का उपाय बताना है। किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें, जोर से बोलो। ऐसा होता है। अब देखिए आज पढ़े, अब कहानी खत्म। इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा करने की स्थिति में हो। अब जो भविष्य में छपेगा वो अगला सवाल, ये तो आ चुका है, ये तो यूपीएससी में हो गया, अब जो भविष्य में होगा। चलिए, सिटीजन चार्टर के ब्रिटिश मॉडल और भारतीय मॉडल का तुलनात्मक विश्लेषण करें। इसी में आगे लिखना है, यह बताएं कि किन कारणों से इसका भारतीय प्रतिमान सफल नहीं हो पाया है। इसमें सुधार करने के लिए हालिया केंद्र सरकार ने
कौन कौन से पहल किए हैं केंद्र सरकार ने, कौन कौन से पहल किए हैं? ठीक है, कर ले जाओ। एक और सवाल लिखिए, क्या आपके विचार में, क्या आपके विचार में नागरिकों के घोषणा पत्र, नागरिकों के घोषणा पत्र के कानूनी आधार होने चाहिए? यदि नहीं तो आज 21वीं सदी में नैतिक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, सिटीजन चार्टर के महत्व और प्रासंगिकता का वर्णन करें। सब 250 बड़े बड़े, सब ज्यादा कमाई करने वाले सवाल है ना, 15 नंबर पे, ठीक है, और ये सब छपे रहे। अब देखो भाई, क्वेश्चन तो मैं आउट नहीं करा सकता, लेकिन आपका दिमाग चलाना सिखा दिया इस मामले में। अब सिटीजन चार्टर में कुछ भी सवाल बनेगा ना, देन एंड देयर आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग करके हिट कर देगी, ये है सवाल, और इसी में से कंटेंट निकलेगा। आप लोग पूछते रहते हो ना क्या पढ़ें, कहीं पे भी ऐसा है पहले तो ले, तो क्या पढ़ें, सब लिखवा दिया। किसी भी चीज का जो मैच करता है आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन कभी भी लॉ को फेवर नहीं करना है ना, ये नैतिकता से संचालित होने वाली संकल्पना है। ठीक है, थैंक यू। वहाँ से बना। हेलो, आजा भैया, आया नहीं? कितनी देर में आ रहे हो? नीचे वाले फ्लोर पे बैठी हूँ मैं। ठीक है।